तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई टीम लाइव। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय 1 संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने आसपास जो भी नंबर देखते हैं, जो भी संख्या देखते हैं, वो संख्या कौन सी है, उनको कितने भाग में बांटा गया है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं और उन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती हैं, इन सब के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से सुनना कि इसमें क्या क्या बात हो रही है। ठीक है, तो देखो भाई, जब हम संख्या पद्धति को पढ़ते हैं, है ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी भी संख्याएं हैं दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो हमें जो एक संख्या बात करनी है वो कैसे क्या बनेगी। तो याद रखो, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन सब संख्याओं को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मतलब? ऐसी संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी संख्या जिसको मान लो, इसको मैंने z बोल दिया, ऐसी संख्या जिसको a + ib के फॉर्म में लिखा जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। अब इसको और ज़्यादा तुम डिटेल्स में पढ़ोगे कहाँ पे? 11th क्लास जब तुम्हारी स्टार्ट होगी वहाँ पे पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ हमें बस इतना जानना है कि जो संख्या पद्धति को जो बांटा गया, तो सबसे पहले उसका सबसे पहला एक बनाया गया जिसको हमने बोला सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब इस सम्मिश्र संख्या को दो भाग में बांट दिया गया। पहला भाग क्या हुआ? वास्तविक संख्या। पहला भाग हमारा क्या हो गया? वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, है ना। ऐसी संख्या जो रियली में एग्जिस्ट कर रही है, जो हम जो है अपने डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ध्यान से सुनना बच्चों, काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ये हो जाते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर। अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सारे नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? हम काल्पनिक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब बात की जाए, देखो पहले हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या के बारे में। ठीक है, देखो ऐसी संख्या जो कल्पना मात्र के लिए हो, मतलब कल्पना हो हमारी कि हाँ हम देख रहे हैं कि ये कुछ x है, x = कुछ दे रखा है हमें, बट वो हो नहीं सकता है। जैसे मान लो अगर हमने x लिखा और x का मान क्या लिख दिया? हमने क्या लिखा? x² लिखा और x² क्या लिख दिया? -4। x² क्या लिख दिया? -4। अब यहाँ पे -4, कभी भी हम अगर किसी भी चीज़ पे अगर स्क्वायर चढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे क्या कर रहे हैं? स्क्वायर चढ़ा रहे हैं। किसी भी चीज़ की घात अगर हम 2 ले रहे हैं, जैसे ये x है, x की घात 2 है, तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, उसकी वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इधर से ये जो वैल्यू आई है, इसमें जो x की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा काल्पनिक होगा, वो हमारा क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? काल्पनिक होगी, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ठीक है, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर्स, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? इमेजिनरी नंबर्स होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? या मान लो अगर हमने रूट में लिख दिया -4, ये भी मेरा क्या है? इमेजिनरी नंबर है।
क्योंकि स्क्वायर ये जो है इसमें कभी भी, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें कभी भी कोई भी नंबर माइनस में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो कुछ इस फॉर्म के हो वैसे नंबर्स क्या बनाते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक नंबर की इतने ही कुछ है। हमें जो असल पढ़ना है वो हमें किसके बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में। क्यों? क्योंकि देखो वास्तविक संख्या एक भंडार है, ह्यूज चीज़ है ना, उसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो चलो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा वास्तविक संख्या, वो दूसरा था। अगर मैंने पहला लिख दिया होगा तो गलती से लिख दिया होगा, समझ लेना कि वो दूसरा है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जिनका कुछ मीनिंग हो, है ना। समझ में आ गई बात? जैसे अगर मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख दिया तो ये पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, +-2, है ना। क्योंकि अगर x का मान अगर हम 2 लेते हैं तो हम x की जगह पे अगर हम 2 लिखते हैं तो अगर x का स्क्वायर करें तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह हम x इक्वल टू -2 लिखें और x का स्क्वायर करें तो यहाँ -2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो देखो इसका कुछ मीनिंग बना ना कि यहाँ पे +2 और -2 हमने लिया, तो +2 भी एक नंबर है और -2 भी एक नंबर है ना। ये x स्क्वायर पे जब हमने चढ़ाया तो ये -2 क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। देखो x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू क्या है, -2 है, x स्क्वायर की वैल्यू -2 नहीं है। कभी भी नंबर पे अगर पावर 2 लग जाए, घात 2 लग जाए तो उसकी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है। हाँ, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू, यहाँ पे x पे पावर घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है घात, तो वो -2 ले सकते हैं। तो ये एक नंबर है जो रियल में एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रियल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे बेटा, चलो देखते हैं आगे। रियल नंबर्स में ध्यान रखना है, रियल नंबर्स को 2 भाग में बांट दिया गया, रियल नंबर्स को भी 2 भाग में बांट दिया गया। पहला बोला गया इसे परिमेय संख्या, क्या बोला गया इसमें, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर्स। क्या बोला गया, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्या का मतलब होता है रैशनल नंबर्स। सेकंड आ गया हमारे पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांट दिया गया। पहले तो क्या हुआ, सम्मिश्र संख्या को 2 भाग में बांटा गया, वास्तविक संख्या में और काल्पनिक संख्या में, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर्स में और इमेजिनरी नंबर्स में। फिर वास्तविक संख्या को क्या किया, उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया। पहला भाग हमारा बना क्या, परिमेय संख्या, दूसरा भाग हमारा बना क्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि जब वास्तविक संख्या को हमने कितने भाग में बांट दिया, वास्तविक संख्या को 2 भाग में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है, सेकंड वाला पहले देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखो इमेजिनरी नंबर में भी मैंने थोड़ा सा बताया, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का भी क्या है, डेफिनेशन थोड़ा हिस्सा है, उसमें डेफिनेशन में जो भी नंबर्स है वो कुछ एक आध लिमिटेड नंबर्स है ना। और इसमें भी क्या है, पहले मैं अपरिमेय संख्या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ जो भी नंबर्स है वो क्या है, लिमिटेड नंबर्स है, ठीक है। चलो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या क्या होता है, देखो अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। वेरी गुड, याद रखना, अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे √3, लिख दिया √5,
लिख दिया √7, है ना। ये सारे नंबर्स क्या है, हमारे अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। देखो अगर मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया √4, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया √4, तो √4 को हम जानते हैं कि अगर हम प्लस और -2 का स्क्वायर करें, प्लस -2 का, देखो कभी भी कोई नंबर है ना, जैसे 4 है, हम जान रहे कि 4 2 का स्क्वायर है, तो हमें प्लस और माइनस दोनों लेना, हमें प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम प्लस पे भी पावर 2 चढ़ाओगे ना तो भी वो 4 ही होगा, और माइनस पे भी पावर 2 चढ़ाओगे, -2 पे भी पावर 2 चढ़ाओगे तो भी वो क्या होगा 4। क्योंकि इवन जब सम संख्या पावर हो तो जो माइनस होता है ना उसको क्या करता है, प्लस बना देता है। जैसे अगर मैंने मान लो इसको लिखा -2 पे पावर 3 और -2 पे पावर 4, तो ये दो नंबर हो गए। एक पे पावर क्या है 3 है, एक पे पावर 4 है, तो 3 को तो हम जानते हैं विषम संख्या कहते हैं, 3 को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। 3 है ना, जो 2 से भाग न लगे, तो 3 2 से भाग तो लगेगा नहीं, इसलिए 3 हमारा क्या हो गया, विषम संख्या। इसके बारे में मैं भी आगे बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, -2 गुना -2 गुना -2, तो ये हो जाएगा -8। जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर है उस पे पावर, उस पे जो घात है, अगर वो तुम्हारा विषम संख्या है तो वो माइनस उसका वैसे का वैसे रह जाता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है उस पे पावर तुम्हारा क्या है, उस पे पावर तुम्हारा सम संख्या है, तो वो क्या होता है, माइनस हट जाता है, और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ वैल्यू हुई, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं, बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड। तो 4 को जब हमने लिखा +-2 का स्क्वायर, तो हमें पता चल गया कि ये जो बाहर आएगा इसे मैं प्लस और -2 लिख सकता हूँ। मतलब इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है ना। तो देखो ये स्क्वायर में 4 था और बाहर निकल के क्या बन गया 2 और -2। लेकिन क्या 3 कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करे तो 3 आ जाए? नहीं। हाँ है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। मतलब ये √3 है, इसी का स्क्वायर करो तो 3 आ जाए। लेकिन इसके अंदर जो 3 है वो तो किसी का स्क्वायर करने पे तो नहीं आता, है ना। इसका मतलब 3 क्या है, हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 3 हमारा क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 3 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। हमारा 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं हमारा, ठीक है। 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 को हम क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर पावर 2 है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे अगर मान लो अगर 4 हुआ तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाता है। किसका स्क्वायर हो जाता है, 2। 2 को 2 बार गुना करोगे, 2 को 2 बार गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। किसी भी नंबर पे अगर पावर 2 चढ़ा दोगे, घात 2 चढ़ा दोगे तो 3 तो आने वाला थोड़ी ना है। उसी तरह वही √5 भी है, वही √7 भी है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अपरिमेय संख्या बहुत से तरह के हो सकते हैं। एक तो ये भी हो गया हमारा। अब अगर क्यूब नहीं बन रहा है तो वो भी अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया √27, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, छोटा सा 3 डाल दिया, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो इसको क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है ना, ये 3, ये 27 लिखेंगे, और ये वाला जो 3 है इस 27 पे पावर 1/3 कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 कर देगा, अगर कुछ नहीं है तो 1/2 कर देगा। तो 27 को हम लिखते हैं क्या, 3 पे पावर 3, और बाहर में हमारा 1/3 है। ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब इसका कुछ मीनिंग बना, इससे बाहर नंबर निकल के क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ 25 और यहाँ पे 3 लिख दूँ, तो 25 तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार उसी नंबर को गुना किया जाए तो 25 आ जाए, 25 आ जाए? कोई नंबर है ही नहीं, है ना, कोई नंबर है ही नहीं। इसलिए क्यूब रूट 25 का क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब कुछ नंबर्स ऐसे हो गए जैसे 1.0100111 0001111 0000111
ये नंबर कुछ पैटर्न बना रहा है क्या? हाँ पैटर्न बना रहा है। एक बार 0 है, एक बार 1 बनाया, 2 बार 0 है, 2 बार 1 बनाया, 3 बार 0 है, 3 बार 1 बनाया। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कोई एक नंबर इसमें रिपीट कर ही नहीं रहा है, अपने आप को दोहरा रह ही नहीं रहा है। अगर एक बार आ रहा है तो अगले में 2 बार आ रहा है, फिर 3 बार आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक बार आया एक। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला नंबर अगर मैं लिखा 2.6723232323, इसमें कुछ पता चल रहा है? 2.6723, ये 2 3 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है 2 3 2 3, तो 2 3 2 3 पे स्लैश दे देंगे। ऐसे जो नंबर रिपीट करता है उस पर ऐसे स्लैश दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बना रहा है कि हाँ भाई इसमें 2 3 2 3 रिपीट करता जा रहा है, लेकिन इसमें तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा यही है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। अब आगे हमारे पास असल चीज परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबसे पहला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको हम बोलेंगे क्या? रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो देखो भाई, रैशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर ना हो, ठीक है, जहाँ Q 0 के बराबर ना हो, तथा P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब अभी आगे पढ़ेंगे। P और Q पूर्णांक हो, मतलब ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो Q अगर तुमने 0 ले लिया, 2 नंबर्स होते हैं। पहला तो होगा हमारे पास, ऊपर में 0 लिख दिया और नीचे में कोई नंबर ले लिया, रियल नंबर, कोई रियल नंबर ले लिया। दूसरा हमारा क्या हुआ, अगर हमने ऊपर में कोई रियल नंबर ले लिया और नीचे में 0 रख दिया, तो इसका जो मान होता है वो 0 होता है, लेकिन इसका मान क्या होता है? अनंत होता है। इसका मान क्या होता है? अनंत। डिफाइन ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या होगा, चलता है, कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इसका मान। तो इसीलिए हम 0 कभी भी नीचे में 0 लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका मान पता ही नहीं है उसको हम 0 क्यों लेंगे नीचे में, है ना। तो इसका मतलब हमें इसी वजह से Q 0 हम नहीं ले सकते, इसी वजह से हम Q को 0 नहीं ले सकते। P और Q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बारी बारी से हम पढ़ते हैं। परिमेय संख्या में जो नंबर्स आते हैं, पहला नंबर हमारा आ जाता है क्या? प्राकृत संख्या। पहला नंबर आ जाता है हमारा प्राकृत संख्या। पहला नंबर प्राकृत संख्या, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती की संख्या होती है। कभी ख़त्म होने वाली हैं गिनती की संख्याएं? गिनती की संख्या कभी ख़त्म होने वाली है? नहीं ख़त्म होने वाली है। 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलती चली जाएंगी, है ना। दूसरी बात, ये कभी भी दशमलव में नहीं होंगे। एक प्राकृत संख्या है, 1.1 प्राकृत संख्या नहीं होगा, या 0.1 प्राकृत संख्या नहीं होगा। 1.5 1.2 1.3 1.4 ये प्राकृत संख्या कभी नहीं हो सकता, है ना। प्राकृत संख्या क्या होगा? सिर्फ यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव लगाना ही नहीं है, ठीक है, दशमलव लगाना ही नहीं या भिन्न लगाना ही नहीं है। उसके बाद प्राकृत संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। क्या? माइनस में नहीं हो सकता है। तो सर आपने बताया कि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या क्या? एक तरह का परिमेय संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या में भी पढ़ रहे हैं। तो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या कैसे है कि देखो 2 है, मैंने लिखा 2, क्या मैं 2 को P/Q के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 का मतलब हो गया, इस 2 का मतलब हो गया 2/1, है ना। इस 2 का मतलब क्या हो गया? 2/1, नीचे में 1 छुपा रहता है। तो यहाँ P का मान क्या हो गया? 2, और Q का मान हमारे पास क्या हो गया? 1। Q 0 नहीं है ना, Q 1 है, तो Q का मान क्या हो गया? 1। उसी तरह अगर मैं 7 लिखूँ तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/1। P का मान क्या हो गया? 7। Q का मान क्या हो गया? 1। इसका मतलब प्राकृत संख्या हमारी क्या है? प्राकृत संख्या हमारी क्या है? प्राकृत संख्या हमारा क्या है?
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो है गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। ठीक है, तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1, ऐसे ही चलता चला जाएगा। प्राकृत संख्या कभी खत्म होने वाली है, क्योंकि गिनती कभी खत्म होने वाली है, इसलिए ये क्या होता है लास्ट में अनडिफाइंड लिख देते हैं, मतलब अनंत लिख देते हैं। अनंत, अनंत मतलब कभी खत्म होने वाला है ही नहीं, कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, लगातार चलता चला जा रहा है, खत्म होने वाला है ही नहीं। हाँ, याद रखना है कि दशमलव नहीं आएगा इसमें, माइनस नहीं आएगा, भिन्न नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 2 को 2/1, इसका मतलब P और Q के नंबर में लिख दिया हमने, है ना, और P और Q पूर्णांक भी हमारा 7/1 P/Q। तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये प्राकृत संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास प्राकृत संख्या हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या आता है हमारे पास, दूसरा नंबर हमारे पास आता है, दूसरा नंबर हमारे पास आता है, दूसरा नंबर हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर हमारे पास आता है पूर्ण संख्या, इसको हम बोलते हैं होल नंबर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स क्या आते हैं, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में, संख्या में, या इसे छोड़ो, गिनती की संख्या नहीं, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में 0, 0 शून्य शामिल करने पर, शून्य शामिल करने पर, शामिल करने पर। ठीक है, होल नंबर कैसे मिलता है, मतलब पूर्ण संख्या कैसे मिलता है, प्राकृत संख्या। अभी बताया ना, प्राकृत संख्या कहाँ से, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृत संख्या बन गई। अब उसी में अगर हम एक 0 शामिल कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी इसी तरह, ये भी चलता रहेगा, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। बस प्राकृत संख्या लिखो और उसमें एक 0 लगा दो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, क्योंकि एक 0 ही तो छूट रहा था, तो अधूरा था। जब पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, मतलब 0 शामिल कर दिया तो पूर्ण हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 से कभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये भी तो एक नंबर ही है, काउंटिंग नंबर ही है, तो 0 से शुरू कर दिया। जो हम क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं उसमें जो ओवर स्टार्ट होते हैं, वो ओवर जो शुरू होता है कहाँ से, 0 से तो शुरू होता है। तो उसमें जो ओवर लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, पूर्ण संख्या में देखते हैं, 50 पे जाके ख़त्म हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये क्या हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भी अगर हमारे लिए प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है तो पूर्ण संख्या भी तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 को तुम 0/1 लिख सकते हो, उसी तरह 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिख सकते हो, 4 को 4/1 लिख सकते हो, इसी तरह लिख सकते हो सबको। तो पूर्ण संख्या भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या भी क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि जब हम देख रहे हैं प्राकृत संख्या शामिल है इसमें, ये पूरा पूर्ण संख्या है और इसी में छोटा सा पट क्या है, प्राकृत संख्या है, तो हम ये बोल सके सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं, एक वाक्य लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगे। ठीक है। और सभी पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी।
ठीक है, 2 वर्ड बोले, सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, और सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। सभी प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये सब आगे हम करेंगे। 2 पढ़ लिए। तीसरा हमारे पास क्या आता है, वो आता है पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब ये क्या होता है, देखो इसमें क्या किया जाता है कि 0 तो लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह ये क्या करेगा, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसको क्या करते हैं, बाएं साइड में भी हम कुछ नंबर जोड़ देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह ये कभी ख़त्म होने का नाम तो लेगा नहीं, तो -∞। ठीक है, तो ये सभी संख्या क्या है। अच्छा, इस संख्या में मैंने कभी दशमलव संख्या ली है या भिन्न संख्या ली है, तो नहीं, कभी भी दशमलव भिन्न में पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब अब ये पूर्णांक भी हमारा क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की संख्या को हम देखें तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। और 0 से अगर हम पूरा करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाएगा, है ना। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। एनो डॉट का मतलब होल नंबर होता है। ठीक है, एनो डॉट का मतलब नंबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है और सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक है ना। हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णांक में हमारे पास क्या हो गया, माइनस वाले नंबर भी आ गए ना, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। इसीलिए सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं हो सकते और सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, लेकिन सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी तो होगा, क्योंकि -6 को तुम -6/1 लिख सकती हो, -4 को -2/1 4/1 लिख सकते हैं, -2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब पूर्णांक भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देख लो, परिमेय संख्या समझ लो एक मुखिया है, उस घर में क्या है, उस घर में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक उस घर में है, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या ही तो हुए, वो एक तरह से क्या हुए, परिमेय संख्या ही तो हुए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये 3 तरह के नंबर हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास बहुत से नंबर्स आते हैं, बहुत सी संख्या आते हैं। बहुत सी संख्याओं में जैसे चौथा नंबर हमारे पास हो सकता है सम संख्या। क्या, सम संख्या। सम संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स है ना। सम संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से भाग लग जाए, है ना। 2 से क्या हो, भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए कहने का मतलब कि जब 2 से भाग दे तो उसका शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। ऐसी संख्या को पहचानने का तरीका क्या है, पहचान क्या है ऐसी संख्याओं की, ऐसी संख्याओं की पहचान क्या है, ऐसी संख्याओं की पहचान है कि उन संख्याओं के अंत में क्या होगा, 0 2 4 6 8। ऐसी संख्याओं के अंत में क्या होगा, ये 5 डिजिट्स होंगे, ये 5 अंक होंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, सम संख्या हो जाएगा। जैसे 20 सम संख्या है, 34 सम संख्या है, 108 सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2 है। ठीक है, उसी तरह बहुत सी सारी संख्या है। तो जब हमने प्राकृत संख्या देखा था, तो प्राकृत संख्या में जब हमने एक बनाया था तो उसमें क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से अपना आगे चलता जा रहा था। फिर उसे में हम क्या 0 शामिल कर दे रहे थे
तो हमारा वो पूर्ण संख्या बन जा रहा था। फिर उसके बाद -1, -2, -3, -4 ये शामिल करते रहते तो हमारा क्या बन जा रहा था, पूर्णांक बन जा रहा था। इसका मतलब इन सब में हमारे पास सम संख्या है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सम संख्या क्या है, प्राकृत संख्या भी है। सभी के सभी सम संख्या प्राकृत संख्या भी होगा, सभी के सभी सम संख्या पूर्ण संख्या भी होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और जानते हो भाई सभी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक है, और सभी प्राकृत संख्या क्या है, वो भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब सम संख्या भी हमारे पास क्या होंगे, वो भी पूर्णांक होंगे, है ना। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है विषम संख्या, जो 2 से भाग ना लगे। विषम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या जिसको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 से भाग ना लगे। ऑड नंबर्स जो 2 से भाग ना लगे। 2 से भाग ना लगे कहने का मतलब जिसके अंत में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। ऐसी संख्या जिसके अंत में ये सारे अंक हो, वो संख्या क्या कहलाती है, और वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 33 हमारे पास विषम संख्या है, 45 विषम संख्या है, 47 विषम संख्या है, 109 विषम संख्या है ना। ये सारे क्या हमारे पास विषम संख्या कहलाते हैं। ये सारे क्या हमारे पास विषम संख्या का है। ठीक है, विषम संख्या भी क्या है हमारा, परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या ही है विषम संख्या। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे क्या आता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको समझने लायक है वो हमारे पास क्या है, रखते हैं भिन्न को। किसको रखते हैं, भिन्न को। ठीक है, और यहाँ रखते हैं अनुपात को। किसको, अनुपात। अच्छा, अनुपात को हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। और भिन्न को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ देखो, दोनों को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, दोनों को P/Q के रूप में लिखा जाता है। दोनों में Q = 0 नहीं होगा। इसे भी P/Q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी Q = 0 नहीं होगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है ना, कि भिन्न जो होता है ना, भिन्न में अगर जैसे मान लो मैंने लिखा -12/7, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या में हम P और Q को पूर्णांक ले सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, P और Q पूर्णांक। और पूर्णांक में तो माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, माइनस वाली संख्याएं भी होती है पूर्णांक में। तो मैं ऊपर में या नीचे में माइनस ले सकता हूँ। लेकिन भिन्न में क्या हो जाता है, भिन्न में हम माइनस नहीं ले सकते। भिन्न में हम माइनस नहीं ले सकते, भिन्न में हम नंबर माइनस में नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि भिन्न हमारा जो होता है, भिन्न क्या होता है, भिन्न किसी पूरे वस्तु का क्या होगा, एक छोटा सा भाग होगा। किसी पूरे वस्तु का क्या होगा, छोटा सा भाग होगा। जैसे मान लो एक चॉकलेट बनाया तुमने, उसके जो है 6 पार्ट कर दिए, 1 2 3, इसको बांट दिया, इसे बांट दिया। ठीक है, तो कितने भाग किए तुमने, 1 2 3 4 5 6। एक चॉकलेट लाए और उसके 6 भाग कर दिए, उसमें से 3 भाग क्या हुआ, खा गए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब हम भिन्न निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/6, मतलब 1/2। तो ये क्या है, इस पूरी एक वस्तु है उसका एक छोटा सा भाग है भिन्न। ठीक है, तो छोटा सा भाग को कभी भी हम माइनस में नहीं दर्शा सकते, भाग को कभी हम माइनस में दर्शा नहीं सकते। इसलिए भिन्न का कोई भी नंबर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, P और Q माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। तो भाई क्या हो सकता है, क्या P 0 हो सकता है, तो भाई P तो 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हम P और Q को क्या लिख सकते हैं, P और Q हमारे लिए क्या हो जाएगा, P और Q हमारे लिए क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन P 0 हो सकता है, इसलिए पूर्ण संख्या दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी सेम वही बात है, इसमें भी सेम वही बात है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी माइनस में नहीं रह सकता, इसमें भी नंबर ऊपर नीचे माइनस में नहीं रह सकते। लेकिन अगर मैंने लिखा 15/18, क्या लिखा, 15/18, तो 15/18 भिन्न तो है, इसको भी तो ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है सर भिन्न और अनुपात में, क्या 15/18 तो भिन्न है,
लेकिन अनुपात नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात हमारा हो जाएगा 5/6। 5/6 समझ में आई बात? क्या हो जाएगा अनुपात? 5/6। क्यों? क्योंकि 5/6 के जब तुम सह अभाज्य निकालोगे तो ये सह अभाज्य क्या आ जाएगा? देखो ये फर्दर अगर हम इसको आगे की तरफ अगर फिर दोबारा भाग देना चाहेंगे तो नहीं भाग लगे। जैसे 5/18 है, 15/18 है, तो 3×5 15, 3×6 18, 5/6 हो गया, है ना? तो ये आगे भाग लगेगा? आगे किसी से कटने वाला तो है नहीं। इसका मतलब 5/6 सबसे छोटा रूप आ गया इसका। तो भिन्न क्या होता है? अनुपात क्या होता है? भिन्न का सबसे छोटा रूप होता है। भिन्न का क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म उसको बोल दो। तो P और Q यहाँ पे क्या होना चाहिए? P और Q सेम। P और Q पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर। यहाँ पे एक और चीज़ जुड़ जाएगा, P और Q का HCF 1 होगा। P और Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। तभी जाके क्या बनेगा? अनुपात बनेगा। तभी जाके क्या बनेगा? अनुपात बनेगा। याद रखना है, ठीक है? तभी जाके क्या बन जाएगा? अनुपात बन जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों क्या है? भिन्न है हमारे लिए। ये दोनों क्या है हमारे लिए? परिमेय संख्या। ये दोनों भी हमारे लिए क्या है? परिमेय संख्या। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम एक चार्ट बनाते हैं कि भाई हमने अभी तक परिमेय संख्या में कौन कौन से संख्याओं को पढ़ा। तो परिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या लिखते हैं, परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में हमने पहले क्या क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा रैशनल नंबर में प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा हमने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। तीसरा हमने क्या पढ़ा? पूर्णांक। क्या पढ़ा? पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। चौथा हमने क्या पढ़ा? सम संख्या जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। पांचवा हमने क्या पढ़ा? विषम संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भिन्न, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और भी है अनुपात। तो अनुपात भी एक तरह का भिन्न ही तो है, तो यहीं तक रखते हैं, भिन्न तक। तो ये सारे नंबर्स, ये सारी संख्याओं को हमने क्या पढ़ा? परिमेय संख्या में पढ़ा। ठीक है, ये तुम्हारा एक चार्ट बन गया एक परिमेय संख्या का। ये लिखना चाहो तो लिख लो। चलो अब कुछ सवाल करते हैं इस पर। जैसे अभी जब हमने पढ़ा है, जो भी नंबर सारे नंबर्स पढ़े हैं, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस क्या करेंगे? ये तो आगे बिल्कुल। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। चलो पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कभी ख़त्म होने का नाम लेगा नहीं। यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। ड्राइंग से ही समझ में आ रहा है, चित्र से ही समझ में आ रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो शून्य शामिल है ना। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। चलो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल है, ये पहले ही बता दिया था मैंने। परिमेय संख्या का जब हमने एक चार्ट बनाया था तो उसमें लिखा था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, पूर्णांक क्या होता है? -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से अपना बढ़ता रहेगा। प्लस इन्फिनिटी, इस साइड में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से। तो
तो क्या ये परिमेय संख्या है? मैंने पहले एक चार्ट बनाया तो उसमें बता दिया था कि पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। यहाँ p क्या आ गया और q क्या आ गया, देख लो, p -5 आ गया, -5 आ गया, q 1 आ गया। उसी तरह 2/1 भी लिख सकते हैं 2 को हम। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये सेकंड वाले का बिल्कुल उल्टा है ना, दूसरे वाले का बिल्कुल उल्टा हो गया ये, दूसरे वाले का समझ रहे हो ना, दूसरे वाले का ये बिल्कुल उल्टा हो गया ना कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो प्रत्येक परिमेय पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगा। उल्टा क्या होता है ना, उल्टा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। चलो बहुत बढ़िया। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रश्न को हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कभी भी किसी 2 संख्या के बीच में, जैसे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसके बिल्कुल बीचों बीच, मतलब एक कोई नंबर है, एक कोई नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने, उसका जो उसको 2 तक जाने के जितना कदम चलना पड़ेगा, 1 तक जाने के लिए उतना कदम चलना पड़ेगा। इसका मतलब वो संख्या 1 और 2 के बीच में है। वो संख्या क्या है, 1 और 2 के बीच में है। तो कभी भी हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी हो जो 2 संख्याओं के बीच में हो, 2 संख्याओं के क्या हो, बीच में हो, उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सूत्र है, उस सूत्र को याद कर लेना। वो होता है कि इस वाली संख्या को अगर हम a मान लें और इस वाली संख्या को हम b मान लें, तो वो जो होता है वो होता है a + b/2, a + b/2 क्या हो जाता है, a + b/2। तो इन दोनों के बीच में जो सब बिल्कुल बीचों बीच जो पहली संख्या आएगी वो संख्या क्या आएगी, तो पहले हम लगाते हैं सब बीचों बीच जो आएगी, तो 1 + 2/2 तो 3/2 आ जाएगी। मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखो इसने क्या बोला है, 5 निकालना है। क्या निकालना है, 5 निकालना है। अब हमने इन दोनों के बीच में निकाल दिया 3/2। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक संख्या निकाल लेते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में। तो हमारे लिए अब जो है, अब हमारे लिए a का काम कौन करेगा, ये करेगा, और b का काम ये करेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3/2 जोड़ 2/2, तो 2 दूना 4 और +3 7/2, 7/4 हो जाएगा ये। तो इधर आ गया 7/4। उसी तरह अब इन दोनों के बीच में निकाल लो। अब हमारे लिए a ये हो जाएगा तो b ये हो जाएगा हमारे लिए, है ना, a ये हो जाएगा तो b ये हो जाएगा। तो तीसरा नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 जोड़ 3/2 और बटा 2, है ना, क्योंकि देखो 3/2 पूरा b है और हमारे पास सूत्र, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a + b/2। तो 1 को a माना है और 3/2 को b माना है, तो 1 जोड़ 3/2 लिखना पड़ेगा मैंने हमको यहाँ पे। तो 2 × 2 + 3, 2 × 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में निकाल दो। तो चलो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 5/4 और 3/2 के बीच में बस क्या करना है, इन्हें जोड़ देना है, 5/4 जोड़ 3/2, और नीचे में क्या लिखना है, 2, ये वाला 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 का लसा जो निकालेंगे वो हो जाएगा 4, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 6/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/8। इसका मतलब इनके बीच में क्या आएगा, 11/8, ठीक है। उसके बाद 3/2 और 7/4 के बीच में निकाल दो। तो 3/2 जोड़ 7/4/2, तो कितना हो जाएगा, इसका लसा 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 और इधर 7 का 7 रहेगा और नीचे में हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/8। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 13/8। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, पहले 1 है, फिर उसके बाद 5/4 है, फिर उसके बाद 11/8 है, फिर उसके बाद 3/2 है, फिर उसके बाद 13/8 है, फिर 7/4 है और फिर 2 है। तो देखो 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हो गया।
1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो गया। तो निकालने की विधि तो एक यही है। तो इससे क्या होता है ना, इससे थोड़ा लंबा चला गया, टाइम टेकन हो गया, इसमें टाइम लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरी विधि अपनाते हैं। दूसरी विधि क्या है, पहली विधि वही है a+b/2। दूसरी विधि क्या है इसमें, दूसरी विधि ये है कि पहले देखो कितनी संख्याएं मांगी है, कितनी संख्याएं मांगी है, कितनी संख्याएं मांगी है, कितनी संख्याएं मांगी है, कितनी संख्याएं मांगी हैं, कितनी संख्याएं मांगी है। तो 5 संख्याएं मांगी है, बहुत बढ़िया है। 5 में जितनी संख्याएं मांगी उसमें 1 जोड़ दो, जितनी संख्या मांगी उसमें क्या कर दो, 1 जोड़ दो। तो 5 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, 1 लिखना है। क्या करना है, 1। तो 1 को परिमेय संख्या में लिखना हो तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/1। अब क्या करो नहीं, 1 लिखो और इसको गुना कर दो 6/6 से। उसी तरह 2 लिखो और उसको गुना कर दो 6/6 से। ठीक है। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 6/6। और इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 12/6। दोनों का जो है हर सेम हो गया है ना, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, अंश हर सेम हो गया, दोनों में अंश तो अलग अलग लेंगे, हर तो सेम हो गया। अब इसके बीच में देखो तुम क्या कर सकते हो, 6 है, 7/6 कर दो, है ना। 6 के बाद 60, फिर 8/6, 9/6, 10/6, 1 2 3 4, फिर 11/6। ये तुम्हारे 5 परिमेय संख्या। ये बहुत इजी वाला विधि है, ये बहुत आसान विधि है। इसमें क्या होता है, जल्दी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये भी एक विधि है कि जितनी परिमेय संख्या मांगी है, 5 मांगी है तो 1 जोड़ के 6 बन गया। अगर 4 मांगी होती तो 1 जोड़ के 5 बन जाता, तो उसको 5/5 से गुना कर देते, है ना। जैसे अब क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों है देखते, चलो आते हैं आगे। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। देखो 0 को क्या है, 0 को हम 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। इस तरीके से लिखते हैं। क्या 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। मैंने बताया होगा शुरुआत में ही कि अगर 0 ऊपर है, नीचे में कोई भी रियल नंबर है, तो उसके वैल्यू क्या जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर ऊपर में है, नीचे में 0 है, तो ये क्या है, अनडिफाइंड हो जाता है। दूसरी बात, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि p और q होना चाहिए। क्या होना चाहिए, p और q होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इन्होंने दे दिया p और q पूर्णांक है, बिल्कुल है। इसने दे दिया q 0 के बराबर नहीं है, लेकिन p 0 हो सकता है, तो p ऊपर हो गया और q नीचे हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गई बात। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा है, दोनों विधि है हमारे पास। तो हम जो क्या करते हैं, इजी वाली दूसरी वाली विधि लगाते हैं। दूसरी वाली विधि इजी है, बहुत आसान है। ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ दो। 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3 को भी किससे गुना कर देना है, 7/7 से। और 4 को भी किससे गुना कर देना है, 7/7 से। तो 3 को 7/7 से गुना करोगे तो 21/7 आ जाएगा। और 4 को गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 28/7 आ जाएगा। 6 निकालने हैं तो देखो मैं थोड़ा यहाँ पे फैला के लिख रहा हूँ, 21/7 तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 28/7 लिखता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 26/7, 27/7। कितने हो गए वो, 1 2 3 4 5, 21/7, 22 23 सॉरी यहाँ पे जो है ना एक छूट गया, यहाँ पे माफ़ करना भाई, 25/7 छूट गया यहाँ पे, फिर 26/7 और फिर 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यही तरीका है 2
परिमेय संख्याओं के बीच में, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 3 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो इसका भी सॉल्यूशन वही होगा। बहुत बढ़िया है। कितनी संख्या बोल रहा है? 5 बोल रहा है, तो 5 में 1 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 6। तो 3/5 को गुना कर दो किससे? 6/6 से। उसी तरह 4/5 को गुना कर दो किससे? 6/6 से। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 18/30। और इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 24/30। तो 18/30 और यहाँ पे लिख दो 24/30। 18 के बाद आता है 19 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 20/30, फिर आ जाएगा 21/30, फिर आ जाएगा 21/30, फिर इसके बाद आ जाएगा 22/30, 1 2 3 4, फिर 23/30। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट भी सकते हो तुम, जैसे 20/30 क्या हो जा रहा है? ये 18/30 हो गया, ये 19/30 तो होगा ही। 20/30 को तुम 2/3 लिख सकते हो, 21 को 3 7 21, 3 दाई के 30, तो 7/10 भी लिख सकते हो इसको। 3 7 21, 3 दाई के 30, इसको लिख सकते हो। 11/15 भी लिख सकते हो। 23/30 को तो वैसे ही लिखोगे, 23/30 को तो वैसे ही लिखोगे, वो तो कटने वाला है नहीं। 24/30 तो हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ठीक है, आज हम यहीं पे रहने देते हैं। अगले दिन हम जो पढ़ेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आएंगे, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हम अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। कल का क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जो बच्चे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको।